अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और अभी तक हमने तकरीबन 5 सेशन मुकम्मल कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर लिया है। और हम आज जिस पॉइंट को डिस्कस करेंगे वो कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर इस पार्ट के अंदर कोई भी एम्बिग्विटी मौजूद है तो मतलब ये है कि सब पार्टीज़ के लिए वो दर्द सर बन सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन क्लेम्स एंड डिस्प्यूट्स। तो आज की जो टॉपिक है उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लेम्स। दूसरा, आइडेंटिफाई कॉमन क्लॉजेस ऑफ क्लेम्स। थर्ड, लर्न प्रोसीजर्स फॉर क्लेम सबमिशन एंड इवेल्युएशन। फोर्थ, एक्सप्लोर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड। एंड फिफ्थ, स्टडी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो आज हम जो है वो पढ़ेंगे क्लेम्स की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के बारे में कि क्लेम्स कितनी तरह के होते हैं, किस तरह इनको जनरेट किया जाता है, किस तरह इनको आइडेंटिफाई किया जाता है, किन किन जो है वो प्रोसीजर से क्लेम को गुजारा जाता है, और किस तरह से अगर क्लेम फर्दर एस्केलेट होकर डिस्प्यूट की शक्ल अख्तियार कर ले तो उसको रिजॉल्व किस तरह किया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ अ क्लेम? A claim is a formal request by one party for adjustment of cost, time, or both. It arises when there is a change in contract condition or obligations. It must follow specific contract procedure, for example, notice, substantiation. बेसिकली चेंज जो क्लेम है वो है क्या चीज़? क्लेम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, भले वो कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से हो, भले वो एम्प्लॉयर की तरफ से हो, कि मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसी काम को करने में लेट हो जाता है तो उसके ऊपर एलडीएस लगती हैं, लिक्विडिटी डैमेजेस। तो ये क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्लेम है कि आपने मेरे काम को लेट किया है तो आपके ऊपर मैं पेनल्टीज लगाऊंगा और उसके डैमेजेस आप फला फला परसेंटेज के हिसाब से मुझे पे करेंगे, ये क्लेम है। कॉन्ट्रैक्टर के क्या क्लेम हो सकते हैं कि क्लाइंट ने जो है विद इन 30 डेज़ के अंदर पेमेंट करनी थी लेकिन क्लाइंट नहीं कर सका, तो उस सूरत में क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टर एक क्लेम जमा करवाएगा कि आपने पेमेंट मेरी लेट कर दी, जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान उठाना पड़ा, लिहाजा आप मेरी ये एडिशनल पेमेंट करें। सही है। अब इसको क्लेम क्यों कहा जाता है? क्लेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पार्टी ये जनरेट कर रही होती है उसको लगता है कि उसका इतना नुकसान हुआ है। अब ये जब दोनों पार्टीज मिल बैठेंगी या कोई थर्ड पार्टी कोई एक्सपर्ट को हायर करेंगी, वो ये डिसाइड करेगा कि भाई ये क्लेम जस्टिफाइबल भी है या नहीं है, इसलिए ये क्लेम कहलाता है। जब ये क्लेम सब्सटेंशियल हो जाता है, यानी इसकी पेमेंट हो जाती है या इसको एग्रीड हो जाता है, तो फिर यही क्लेम जो है फिर आपकी पेमेंट का जरिया बन जाता है। सही है। तो क्लेम उस वक्त तक क्लेम है जब तक वो सब्सटेंशियल नहीं हो रहा। जैसे ही वो सब्सटेंशियल हो जाएगा वो फिर क्लेम नहीं रहेगा, अब वो पेमेंट में तब्दील हो जाएगा। सही है। तो आमतौर पे किससे राइज होता है? जब आप कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चेंजेस ले आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्लाइंट जो है वो अगर देर कर देता है पेमेंट करने में तो ये चेंजिंग कंडीशन हो गई। दूसरा, अगर कॉन्ट्रैक्टर अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता और किसी काम को डिले कर देता है तो ये भी चेंजिंग कंडीशंस हो गई और इसकी वजह से क्लेम अराइज हो सकता है। अब इसके लिए हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ प्रोसीजर्स मौजूद होते हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो कितनी तरह के कंस्ट्रक्शन क्लेम्स होते हैं? सबसे पहला, एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम। दूसरा, एडिशनल कॉस्ट क्लेम। तीसरा, चेंज ऑफ स्कोप वेरिएशन क्लेम। फोर्थ, डिले एंड डिस्ट्रप्शन क्लेम्स। फिफ्थ, एक्सेलरेशन क्लेम्स। और सिक्स, रॉन्गफुल टर्मिनेशन क्लेम। एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम क्या होता है कि मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने एक इनवॉइस जनरेट की और क्लाइंट जो है वो अपने फंड्स ना होने की वजह से पेमेंट को थोड़ा डिले कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई ठीक है, जब तक मुझे पेमेंट नहीं होगी तब तक मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं मटेरियल ही नहीं जो है वो परचेज कर पा रहा। तो ऐसे में थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जहाँ जितना जब तक उसे पेमेंट नहीं मिली और जितना उसका काम डिले हुआ है उतने टाइम की एक्सटेंशन ऑफ टाइम मांग सकता है। तो ये उसका एक क्लेम हो जाएगा। दूसरा है एडिशनल कॉस्ट क्लेम। अब जैसे क्लाइंट ने जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट नहीं की तो उस सूरत में क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए बाज़ औक़ात क्या होता है कि लेबर उसकी बैठी रह जाती है, मटेरियल उसका आया हुआ नहीं होता या उसने सब कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं किया होता। तो ऐसे में क्या होता है, उसमें कोई एडिशनल कॉस्ट भी आ रही होती है, उसके स्टाफ की अपने स्टाफ की कॉस्ट भी हो सकती है जो कि जितने अरसे तक उसे पेमेंट नहीं हुई तब तक वो बैठी हुई थी।
सही है, तो ये एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी, ये भी कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से क्लेम कर सकता है। दूसरा चेंज ऑफ स्कोप हो सकता है, मिसाल के तौर पर काम करते करते क्लाइंट को एहसास हुआ कि नहीं यार, ये जो फलां चीज़ है ना, इसको इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए। तो ये तो वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि तुम फलां बिल्डिंग की ओरिएंटेशन इस तरह नहीं इस तरह कर दो, या इसके अंदर ये चीज़ ऐड कर दो। तो ये वेरिएशन हो जाएंगी, और इस वेरिएशन को कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से क्लेम कर सकता है। दूसरा, डिले एंड डिस्ट्रप्शन क्लेम्स, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क की ख़राब हो जाती है, जैसे अभी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कुछ हालात ख़राब चल रहे हैं, तो ऐसे में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। सही है, तो ऐसे में हो सकता है काम डिले हो जाए। तो जो डिलेज होंगे वो वैसे एंटरटेन हो सकते हैं, वैसे फोर्स मेजर कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन अगर इन केस किसी ऐसे रीज़न की वजह से डिले हो गया कि क्लाइंट जो है वो वक्त पे इस पर कोई रेमेडी नहीं दे सका, या कॉन्ट्रैक्टर इस पर वक्त पे कोई रेमेडी नहीं फराहम कर सका, तो उस सूरत में दोनों पार्टी एक दूसरे को क्लेम कर सकती हैं। दूसरा, एक्सेलरेशन क्लेम्स, मिसाल के तौर पर अगर जो है वो किसी काम को आप जल्दी करवाने में लगे हुए हैं, सही है, तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपसे कह सकता है कि भाई ठीक है, मैंने आपको जो टाइम पीरियड दिया था वो तो इतने स्पेसिफाइड टाइम का था, अब आप चाहते हैं कि मैं इससे भी जल्दी करूं, तो ऐसे में आपको मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी, ताकि मैं इसके लिए ज़्यादा लेबर लाऊं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट लाऊं, ज़्यादा मैन पावर लगाऊं, ताकि ये काम को जल्दी मुकम्मल किया जा सके। रॉन्गफुल टर्मिनेशन क्लेम, बाज़ औक़ात क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो किसी रीज़न की वजह से जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के टर्मिनेट कर देता है। बाद में जो है वो क्लाइंट को एहसास होता है कि नहीं यार, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो स्पेशलाइज़ था अपने काम के अंदर, किसी रीज़न की वजह से वो ये काम नहीं कर सका था, और फिर जो है वो क्लाइंट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से बोलता है कि भई आप अपना काम रिज़्यूम कर दें। अब चूँकि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डीमोबिलाइज़ हो चुका था, अब उसे मोबिलाइज़ करने के लिए दोबारा से कॉस्ट चाहिए, तो वो क्लाइंट से क्लेम कर सकता है। इसी तरह क्लेम क्लाइंट के साथ भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर क्लाइंट जो है वो फंड्स ना होने की वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है कि हम इस काम को जारी नहीं रख पाएंगे, और कॉन्ट्रैक्टर जो है फ़ौरन से टर्मिनेशन की एक नोटिस भेजता है कि ठीक है, हम काम टर्मिनेट कर रहे हैं और अब हम काम कंटिन्यू नहीं करेंगे, और क्लाइंट के पास अचानक से जो है वो फंड्स आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फिर क्या करेगा, फिर क्लाइंट उसको बोलेगा कि भाई रिज्यूम करो अपना वर्क। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो डिलेज़ हुए हैं उस दौरान जो एक्सपेंसेस आएंगे वो कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से क्लेम कर सकता है। कॉमन क्लॉजेज ऑफ द क्लेम्स, आमतौर पे कौन कौन सी क्लॉजेज होती हैं क्लेम से रिलेटेड? तो एक होती है लेट अप्रूवल्स और एक्सेस टू द साइट, दूसरा है डिज़ाइन एरर्स और चेंजेस, तीसरा है अनफोर्सिन साइट कंडीशंस, फोर्थ है डिलेड पेमेंट्स, फिफ्थ है फोर्स मेजोर इवेंट, फ्लड, पैंडेमिक्स, और सिक्स्थ है सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ वर्क। आमतौर पे देखा यही जाता है कि साइट के ऊपर सबसे ज़्यादा क्लेम्स जो हैं वो लेट अप्रूवल्स और जो है वो लेट पेमेंट्स की वजह से आते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को अवॉर्ड कर दिया, और फिर कॉन्ट्रैक्टर को आपने बोला कि जी विदिन 14 डेज़ आपने मोबिलाइज़ करना है, लेकिन आपकी जो साइट थी वो अभी रेडी नहीं थी मोबिलाइजेशन के लिए, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को ईमेल कर देते हैं कि यार अभी ना थोड़ा वेट कर लो, मेरी साइट अभी तैयार हो रही है। तो ये तो उस सूरत में जो है वो क्लाइंट क्लेम कर सकता है, मज़ीद एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्लेम कर सकता है। डिज़ाइन एरर्स हो सकते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो आपको कहीं डिज़ाइन में जो है वो कोई पार्ट होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान आपको एहसास होता है कि ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक अलग से टोटल डिफरेंट जो है वो तरीका चाहिए होगा, तो उस सूरत में भी एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट हो सकता है। अनफोर्सीबल साइट कंडीशन थी, मिसाल के तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पाइलिंग का काम करता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन के दौरान अंडरग्राउंड कोई रॉकी सिस्टम नहीं आता, लेकिन जब वो पाइल का काम करने आता है तो किसी एक ख़ास जगह पे जो है वो अचानक से रॉक सिस्टम आ जाता है, तो उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो टाइम और कॉस्ट क्लेम कर सकता है। डिलेड पेमेंट्स, क्लाइंट जो है वक्त पे पेमेंट नहीं कर सका, या कॉन्ट्रैक्टर अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को वक्त पे पेमेंट नहीं कर सका, तो उस सूरत में क्या हुआ कि काम पे डिले हो जाता है, तो ऐसी सूरत में भी एडिशनल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट से क्लेम कर सकता है। फोर्स मेजर इवेंट हो जाते हैं, मिसाल पर फ्लड्स आ गए या पैंडेमिक आ गया, तो उस सूरत में क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एडिशनल टाइम भी क्लेम कर सकता है। सस्पेंशन और टर्मिनेशन ऑफ वर्क, कोई क्लाइंट के पास फंड्स खत्म हो गए, अब कॉन्ट्रैक्टर क्या करे, तो वो सस्पेंड कर देगा काम को। जब क्लाइंट जो है वो दोबारा से उसको नोटिस ऑफ कमिटमेंट की जो है वो लेटर जारी करेगा, तो उस सूरत में फिर जो जितने अरसे तक जो है वो डीमोबिलाइजेशन रही है, तो कॉन्ट्रैक्टर उससे क्लाइंट से क्लेम कर सकता है। क्लेम का प्रोसीजर क्या होता है, ये टिपिकल स्टेप्स हैं। बाज़ औक़ात कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो है ये स्टेप्स चेंज भी हो सकते हैं। सबसे पहला क्या है, नोटिस ऑफ क्लेम।
यूजुअली रिक्वायर्ड विद इन अ सेट नंबर ऑफ डेट्स। पहले एक नोटिस ऑफ क्लेम जारी होता है जिस पार्टी की तरफ से, भले वो क्लाइंट हो या कॉन्ट्रैक्टर हो। फिर वो डिटेल सबमिशन विद जस्टिफिकेशन, रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ब्रेकडाउन। फिर एक डिटेल क्लेम सबमिशन होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने जस्टिफाई करना होता है कि मैं जो क्लेम कर रहा हूँ वो राइटली, लीगली सही है या नहीं। सही है, ऐसे ही आपने बस ऐसे ही कोई क्लेम नहीं खड़ा कर देना। उसके लिए पूरा आपने उस पर रिसर्च करनी है, क्लॉजेस को तलाश करना है और जस्टिफाइड बनाना है कि हाँ जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो सही है। सही है, तो उसके साथ आपने जो है वो पूरा रिकॉर्ड देना है, कॉस्ट ब्रेकडाउन देना है कि मेरा वाकई में इतने का नुकसान हुआ है या मैं वाकई मेरा इतना टाइम लॉस्ट हुआ है। सही है, तो ये आपने डिटेल क्लेम सबमिशन के साथ जमा करवाना है। दूसरा, इंजीनियर्स क्लाइंट रिव्यू। फिर इंजीनियर या क्लाइंट, अगर उसने कोई इंजीनियर हायर नहीं किया तो क्लाइंट डायरेक्ट फिर इसको रिव्यू करेगा। फिर नेगोशिएशन या डिसीजन। फिर पार्टीज़ बैठेंगी, उनके दरमियान नेगोशिएशंस होंगी। सही है, और चूंकि अभी तक ये क्लेम है, अभी सब्सटेंशियल फॉर्म में नहीं आया कि इसको पेमेंट करार दिया जाए। सही है, तो पहले इस क्लेम को बाकायदा नेगोशिएट किया जाएगा, उसको टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक देखा जाएगा, कुछ आगे पीछे भी करने की कोशिश की जाएगी, और फिर फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो या तो फिर आप इसको क्लेम को एंटरटेन करके उसको पेमेंट की ट्रांसफॉर्म में कर दिया जाएगा, और अगर ये मामला फर्दर एस्केलेट हो जाए तो फिर डिस्प्यूट की फॉर्म में चला जाएगा, यानी फिर इसको फिर आगे किसी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। फिडिक में जो है वो क्लॉज 20 है रेड बुक के अंदर, जिसके अंदर पूरा क्लेम का एक प्रोसीजर गिवन है। तो वो इस तरह से है कि नोटिस मस्ट बी गिवन विद इन 28 डेज, 28 दिन के अंदर अंदर आपने कोई भी नोटिस भेजना है, कोई भी किसी भी क्लेम से रिलेटेड, भले वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम हो, किसी भी एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट हो। क्लेम मस्ट बी फुली डिटेल्ड विद इन 42 डेज। अगर इंजीनियर जो है वो उसके साथ फर्दर डिटेल मांगता है कि इसकी कॉस्ट जमा करवाओ, कोई वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर जमा करवाओ, कोई शेड्यूल जमा करवाओ, तो विद इन 42 डेज आपको वो तमाम चीज़ें जमा करवानी होंगी। इंजीनियर मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 42 डेज ऑफ फुल सबमिशन। जिस दिन वो सबमिट हो जाएगा तो 42 डेज के अंदर इंजीनियर ने उस पूरे क्लेम के ऊपर आपको फाइनल वर्डिक्ट देना है कि भाई हाँ ये अप्रूव्ड है या नहीं है। सही है, उसके बाद टाइम बार्ड इफ नोटिस इज लेड अनलेस वेव्ड। जो पूरा नोटिस का टाइम है, सही है, वो टाइम बार्ड है, यानी टाइम से कंसोलिडेटेड है। वो ऐसा नहीं है कि जो है वो क्लेम जमा हो गया और फिर जो है वो आप भूल गए, वो भी भूल गए और फिर लंबा टाइम लग गया उसमें, नहीं। ये सब कुछ विद इन द टाइम ड्यूरेशन होगा, अनटिल अनलेस कि कोई पार्टी उसे बैक ऑफ नहीं करती। इस केस अगर कोई पार्टी वक्त पे उस पर फैसला नहीं करती तो उसमें एक एडिशनल टाइम जरूर मेंशन होता है, लेकिन वो लास्ट वार्निंग की सूरत में होता है कि अगर इसको आपने लास्ट वार्निंग के ऊपर काम नहीं किया तो फिर ये क्लेम सब्सटेंशियल समझा जाएगा, यानी वो पेमेंट की सूरत अख्तियार कर सकता है। तो हर पार्टी को विद इन द टाइम पीरियड उस पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स देना होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेम्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन क्लेम। किसी भी क्लेम में रिकॉर्ड की क्या अहमियत होती है? रिकॉर्ड तो कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड कीपिंग सही से नहीं सीखी तो आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते। सबसे पहली चीज़ क्या है? डेली लॉग्स, साइड इंस्ट्रक्शंस, फोटोज़, ईमेल्स एंड RFI रिस्पॉन्सेज। ये इन तमाम रिकॉर्ड आपने रखने हैं, क्योंकि इसके अंदर डेट्स मेंशन होती हैं, और डेट्स ही सबसे ज़्यादा आपको क्लेम के दौरान काम आती हैं कि मैंने फ़लाँ दिन जो है वो इंटीमेट कर दिया था और इस दिन तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, लिहाजा इसलिए मेरा क्लेम आ गया। या फ़लाँ दिन मेरा इवेंट हुआ था और इतने एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बाद भी ये जो है वो इवेंट रिजॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मेरा इतने दिन का क्लेम बनता है या इतनी कॉस्ट का क्लेम बनता है। तो आपने इन चीज़ का रिकॉर्ड प्रॉपर से रखना है। दूसरा, क्रिटिकल फॉर प्रूविंग एंटाइटलमेंट एंड क्वांटम। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि ये आपको बताता है कि भाई कितने क्वांटम का जो है वो क्लेम बनेगा। अगर ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन का है तो उसका मतलब क्या है, आपको टाइम भी उतना ज़्यादा मिलेगा और कॉस्ट भी उतनी ज़्यादा पे होगी। तीसरा, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वीकन्स द क्लेम। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल नहीं है, आपने रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से नहीं की हुई, तो आप कभी क्लेम को जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, और फिर आप अपना तो नुकसान करेंगे ही, कंपनी का भी नुकसान हो जाएगा। डिस्प्यूट, अगर कोई भी क्लेम प्रोलॉन्ग हो जाए, इतना प्रोलॉन्ग हो जाए कि वो डिस्प्यूट की शक्ल अख्तियार कर ले और फिर उसको किसी अदालत में जाकर सॉल्व करना हो या किसी एक्सपर्ट के सामने सॉल्व करना हो, तो उस सूरत में क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्प्यूट होता क्या है। A dispute is when party fail to agree on a claim or contractual obligations. It can escalate from unresolved claim or poor communication. It often requires formal resolution process. क्लेम क्या है कि अगर डिस्प्यूट क्या है कि अगर क्लेम रिजॉल्व ही नहीं हुआ, दोनों पार्टी निगोशिएशन में बैठी और दोनों पार्टी के दरमियान डिसएग्रीमेंट ही रहा, ऐसे में वो डिस्प्यूट की शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत है जो कि हम दोनों के केसेस को सुने
और फिर अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाएं। सही है, तो फिर आगे जाके क्या होता है कि या तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी पड़ती है, और अगर वहाँ भी मामला सॉल्व नहीं होता तो फिर हम डिस्प्यूट की तरफ, फिर हम आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, और अगर वहाँ भी मामला सॉल्व होता है तो हम लिटिगेशन की तरफ चले जाते हैं। सही है, तो डिस्प्यूट तक आमतौर पर मामला आने नहीं चाहिए। ये क्लेम का मामला क्लेम के प्रोसीजर के अंदर रहते हुए सॉल्व हो जाए तो अच्छा है। डिस्प्यूट जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना प्रोलॉन्ग होता चला जाएगा, जैसे आपका प्रोजेक्ट भी हर्ट होगा और रेपुटेशंस भी हर्ट होती हैं। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कुछ मेथड्स हैं, जिनमें एक है नेगोशिएशन यानी इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज। दूसरा है मीडिएशन, न्यूट्रल फैसिलिटेटर, नॉन बाइंडिंग। इसके अंदर एक्सपर्ट आके बैठता है और जो है वो दोनों पार्टी से मीडिएटर का काम करता है। वो आमतौर पर लीगल एक्सपर्ट होता है या आर्बिट्रेशन का एक्सपर्ट होता है। फिर एजुकेशन, क्विक इंटरम बाइंडिंग डिसीजन। फिर उसके बाद क्या होता है कि एजुकेशन होती है, मसलन उसके अंदर लीगली तौर पे जो है वो एक जज आके बैठ जाता है और आपको जो है वो एक छोटा डिसीजन देके बताया था कि भाई ठीक है ये सही है ये गलत है, आप अपना काम जो है वो क्लेम को एंटरटेन करें। आर्बिट्रेशन, फॉर्मल प्राइवेट बाइंडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि फिर आप आर्बिट्रेरी कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ एक पूरी प्रोसीडिंग चलती है, जिसके अंदर जो है वो जो क्लेमर होता है उसकी जो है वो हियरिंग होती है, क्लेमेंट होता है उसकी हियरिंग होती है। फिर एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर चल रहा है। आर्बिट्रेशन आमतौर पर बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसेस होता है, या लिटिगेशन होता है। अगर आर्बिट्रेशन में मसला सॉल्व नहीं हो सका तो फिर आप जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं। सिंपल आप अपने मामला को लेके किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और फिर वहाँ जज जो है वो अल्टीमेट जो फैसला करता है वो फिर अप्रूव किया जाता है। Advantages of the early resolution: it saves time and cost, preserve business relationships, it prevent delays in project progress, and it avoids legal cost. जितनी जल्दी मामला रिजॉल्व हो जाए उतना ही इसमें टाइम और कॉस्ट दोनों की सेविंग होती है। दूसरा जो है वो बिजनेस रिलेशनशिप हमेशा कायम रहते हैं। और तीसरा ये कि जो प्रोजेक्ट पे असर बहुत कम आता है, यानी प्रोजेक्ट डिले भी नहीं होता और जो है वो मामला रिजॉल्व हो जाते हैं। और तीसरा है कि लीगल कॉस्ट बच जाती है। आर्बिट्रेशन के अंदर ये सबसे बड़ा मसला आता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर जो होता है ना वो प्राइवेट एंटिटी होता है, तो उसकी पेमेंट जो है वो दोनों को पे करनी पड़ती है 50-50%। तो वो एक एडिशनल कॉस्ट होती है। मतलब ऑलरेडी आप जो है वो आर्बिट्रेशन के ऊपर अपना टाइम और एफर्ट लगा के कॉस्ट लगा रहे हैं, तीसरा आप आर्बिट्रेटर को भी कॉस्ट दे रहे हैं। सही है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने की ज़रूरी है कि जो क्लेम आए एक तो उसे जिस वक्त आए उसी वक्त एंटरटेन करें और विद इन द टाइम पीरियड इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। या तो वो हाँ होगा या वो ना होगा, और इसको क्लोज कर दें। जितना आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे उतना ही ये डिस्प्यूट में कन्वर्ट होगा और फिर आगे जाके ये आर्बिट्रेशन और एजुकेशन और फिर आगे जाके लिटिगेशन तक जा सकता है। केस स्टडी है, एक जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर जो है वो EOT ड्यू टू द डिलेड यूटिलिटी रिलोकेशन। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो काम कर रहा होता है और इस दौरान जो है वो टेलीफोन की लाइन्स गुजर जाती हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्लाइंट से बोलता है कि टेलीफोन की लाइन्स हटनी है, लेकिन क्लाइंट क्या करता है कि उसको अप्रूवल लेने में टाइम लग जाता है, जिसके नतीजे में कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी खड़ी हुई है, लेबर खड़ी हुई है। सही है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि भाई ये तो आपने जो है वो देर कर दिया। तो ऐसे में क्या हुआ, 45 डेज एक्सटेंशन अप्रूव। क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर का बोलता है कि भाई देखो, एक तो मेरी लेबर खड़ी रही, इक्विपमेंट खड़ी रहे, मेरा टाइम ज़ाया हुआ, तो मुझे कॉस्ट और टाइम दोनों के जो है वो क्लेम चाहिए। तो क्या होता है कि 45 डेज़ का उसे टाइम एक्सटेंशन मिल जाती है और उसमें ज़्यादा यकीनन कॉस्ट भी जो है वो एडजस्ट की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है कि प्रॉपर नोटिसेस होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। जिस वक्त खुदाई के दौरान आपको वो टेलीफोन की तारें दिखी, आपने तस्वीर खींचनी है, रिकॉर्ड कीप करना है कि भाई ये किस दिन हुआ है, किस टाइम हुआ, किस लोकेशन पे हुआ, फ़ौरन से क्लाइंट को जो है वो इंटीमेट कर देना है। फिर क्लाइंट का जो है वो टाइम क्लॉक चलना शुरू हो जाता है कि वो कितने दिन में इस क्लेम को एंटरटेन करता है। सही है, तो ऐसे में क्या होता है कि जितना जल्दी आप इस पर रिस्पॉन्स करेंगे उतना जल्दी आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। जितना लेट आप करेंगे उतना ही लेट फिर क्लाइंट की तरफ से आएगा और फिर आपका क्लेम डिस्प्यूट की शक्ल अख्तियार कर सकता है। ग्रुप एक्टिविटी डिस्कशन, ये आप लोगों के लिए है कि कॉन्ट्रैक्टर, एक सिनेरियो है कि कॉन्ट्रैक्टर डिलेड ड्यू टू क्लाइंट्स लेट ड्राइंग अप्रूवल, व्हाट शुड द कॉन्ट्रैक्टर डू। अगर क्लाइंट जो है वो कोई ड्राइंग को लेट अप्रूवल करता है तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्टर को क्या करना चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरा डिस्कशन ये है कि विच डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अगर पब्लिक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट शामिल है, तो उस सूरत में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो फिर कौन सा मेथड सबसे अप्रोप्रिएट होता है। जो हमने मेथड भी डिस्कस किए हैं, आप उसी में से किसी को बताइएगा। तो समरी ये है कि क्लेम्स आर नॉर्मल इन कंस्ट्रक्शन बट मोस्ट फॉलो प्रोसीजर्स। It is a good documentation and timely communication are essential. Its disputes should be resolved early and fairly to avoid escalation. Claims
किसी भी कंस्ट्रक्शन में होते हैं। दुनिया में मैंने कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं देखी अभी तक कि जिसमें क्लेम्स या वेरिएशंस ना आए हो। तो ये तो क्लेम तो होंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लेम से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्लॉज मौजूद हैं वो बड़ी वेल डिफाइंड होने चाहिए, और जो उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है यानी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वो वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए ताकि वो वक्त पे क्लेम जनरेट कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास गुड डॉक्यूमेंटेशन हो, आप जो है वो टाइमली इंटीमेट कर सकें। जितना अच्छा से तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे और जितना जल्दी आप क्लाइंट को इंटीमेट करेंगे उतना ही अच्छा आपका क्लेम आपको रिस्पॉन्स देगा। जितना आप डिले करते जाएंगे उतना ही क्लेम आपको डिस्प्यूट की सूरत से आकर चला जाएगा। दूसरा, डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व अर्ली एंड फेयरली टू अवॉइड एस्केलेशन। जो भी डिस्प्यूट हो गया है उसको कोशिश करें कि क्लेम पीरियड के अंदर ही रिजॉल्व कर लें। साइट के मसले साइट में रिजॉल्व कर लें, इसको फर्दर एस्केलेट मत करें, नहीं तो क्या होता है कि इसमें फिर आपका भी टाइम भी ज़ाया होता है और आपकी रेपुटेशन भी ऑन स्टेक आ जाती है। तो अगले वीक में जब हम सेशन 7 के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर हम फाइनल अकाउंट्स एंड क्लोज आउट के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो क्लोज आउट किस तरह करते हैं। तो आपने जो है वो एक असाइनमेंट करना है कि आपने जो है वो एक ईओटी क्लेम का एक ड्राफ्ट बनाना है एक फिक्शनल सिनेरियो को लेकर कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम, अगर आप मिसाल के तौर पर जो है वो कोई आपको कॉस्ट एस्केलेशन चाहिए, तो आपको टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा, किसी भी वजह से क्लाइंट जो है वो आपको पेमेंट देर में करता है, या क्लाइंट जो है आपको ड्राइंग देर से अप्रूव करता है, या क्लाइंट के पास जो है प्रॉपर टेक्निकल लोग नहीं होते जिसकी वजह से अप्रूवल में देर हो रही होती है। तो इस तरह का एक फिक्शनल आपने एक सिनेरियो क्रिएट करना है, उसमें फिर आपने बताना है कि ईओटी को किस तरह से क्लेम किया जा सकता है। दूसरा आपने रीड करना है फिटिक्स 2017 जिसकी क्लॉज 20 है, इसके अंदर क्लेम और डिस्प्यूट के बारे में सब कुछ गिवन है। ये आप पढ़ेंगे, आप इसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं ताकि आप फिर उसको आगे भी फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये थी